10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। प्रकाश गाबा हमारे साथ हैं पिछले शो से, राजेश सतपुते भी पिछले शो से हमारे साथ रहेंगे। मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जुड़ेंगे और निर्मल बैंक से स्वाति होतकर हमारे साथ होंगी। थोड़ी देर में पॉलीकैब के नतीजों पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ गंधर्व तोंगिया से होगी खास बातचीत। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम। ये सब लाइंड अप है शो में कुछ ही देर में, लेकिन एक बार जरा मार्केट का एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। 18,370 निफ्टी डे हाई पर शानदार मूव लोअर लेवल से। बैंक निफ्टी में बहुत ही शानदार मूव लोअर लेवल से 43,927। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ब्यूटीफुल डिप दी आपको और दोनों इस समय ऑलमोस्ट डे हाई पर। ब्रॉडर मार्केट में शानदार तेजी अप। मिड कैप इंडेक्स जो शुरू में थोड़ा सॉफ्ट था इस समय हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का टॉप गेनर इस समय टाटा मोटर्स। नंबर्स के बाद एक शानदार मूव स्टॉक में क्लियरली आपको विजिबल है और ब्रॉडर मार्केट में जो स्टॉक क्लियरली स्टैंड आउट कर रहे हैं उनमें डीएलएफ जो 4.5% ऊपर और कोलगेट वो भी 4.5% ऊपर। वीरू जी हाँ, मुस्कुराहट भी दिन के हाई पर और डीएलएफ भी दिन के हाई पर। शानदार मूव। सोमवार की इससे अच्छी क्या होगी शुरुआत, लेकिन कर लेते हैं अब स्टॉक्स ऑफ द डे की बात। पहले चलते हैं यतिन के पास। आइए स्टॉक्स ऑफ द डे, यतिन बताइए। यतिन देखिए, जहां तक कि स्टॉक्स ऑफ द डे का सवाल है, टाटा मोटर्स ये एक स्टॉक क्लियरली इन फोकस है क्योंकि जेएलआर की जो फ्री कैश फ्लो की बात मैनेजमेंट ने की कॉन्फ्रेंस कॉल में, करीब $2 बिलियन और $3 बिलियन का नया केपेक्स, शायद बाजार को ये बात पसंद आई। स्टॉक 3% निफ्टी का टॉप गेनर आज बना हुआ है। तो टाटा मोटर्स और अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि ब्रोकरेज ने टारगेट भी ऊपर किए हैं। गोल्डमन ने टारगेट 600 रुपये कर दिया 550 से, और सीएलएसए ने लगभग 80 रुपये से टारगेट प्राइस बढ़ा के 624 रुपये कर दिया है। इसके अलावा रेनबो चाइल्ड हेल्थ, ये एक हॉस्पिटल चेन है जिन्होंने ब्लॉकबस्टर नंबर्स अनाउंस किए हैं। रेवेन्यू में 50% की वृद्धि, मार्जिन 8% बढ़े कंपनी के, और मुनाफे में आपने 3-4 गुना की वृद्धि देखी। तो यहाँ भी एक ज़बरदस्त क्वार्टर के बाद स्टॉक में 3% की तेज़ी। और आखिर में वीएसटी टिलर्स, बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस कॉल। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो 3,000 करोड़ की सेल्स की बात कर रहे हो अगले 2-3 वित्त वर्षों में 10-12% मार्जिन के साथ। तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो बहुत ही सस्ता डेट फ्री कंपनी, और स्टॉक में अगर हम देखें तो 14% की तेजी रिजल्ट्स के बाद। अगर हम मुनाफे की बात करें तो इस क्वार्टर में 40 करोड़ का मुनाफा, जो पिछले साल का क्वार्टर में करीब 22 करोड़ था। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी स्टॉक्स का उल्लेख करने के लिए। आज इन सभी स्टॉक्स में काफी अच्छा खासा मूव। वेस्टर्स याद रखिएगा, अभी इसी का उल्लेख राहुल कर भी रहे थे इसी कार्यक्रम में। टाटा मोटर्स 530 to 65। रेनबो आपकी स्क्रीन पे लगभग 3% ऊपर ट्रेड करता है। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं पैनल के पास। प्रकाश काबा, राजेश सतपुते, अमित सेठ, स्वाति होटकर। फ्रेश पर्सपेक्टिव से हमारे साथ अमित सेठ हैं। अमित, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का फ्रेश ट्रेड मेरा रहेगा सबसे पहले अशोक लेलैंड। ऑटो सेक्टर से अशोक लेलैंड इज लुकिंग रियली गुड। पिछले हफ्ते भी हमने इसको सेलेक्ट किया था। आज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 2 दिन पुराना स्विंग हाई क्रॉस कर रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने 200 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर। मोमेंटम काफी अच्छा है, तो बाई की सलाह है। 149 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 155 रुपए के लगभग टारगेट्स रखेंगे। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज फ्रॉम द एफएमसीजी सेक्टर। ब्रिटानिया एक रनअप के बाद साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और आज ब्रिटानिया में मोमेंटम अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्लैग का ब्रेकआउट में प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द डे आना चाहिए। तो 4667 का ब्रिटानिया का प्राइस है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 4750 और स्टॉप लॉस रखेंगे 4610 का। ओके, ब्रिटानिया और अशोक लेलैंड इस समय की 2 फ्रेश कॉल्स अमित सेठ जी की तरफ से। स्वाति जी गुड मॉर्निंग। स्वाति जी आपके ट्रेड्स? यस, गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैं 2 बार का देना चाहूंगी। पहला वाला है डाल भारत पे। ये डालमिया भारत हमें काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऑन द टेक्निकल फ्रंट। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में जो है इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। 2170 2180 के लेवल से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा 2060, 2060 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2180। सेकेंड बाय कॉल मेरा मेट्रोपोलिस पे है। मेट्रोपोलिस में हम लोग ने काफी सारा डाउनफॉल देखा था। इसके बाद मुझे लगता है ये अभी एक बॉटम अप बना रहा है। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली हमें 200 डीएमए तक देखने मिल सकती है। तो ये नजरिए रखते हुए मैं बाय कॉल देना चाहूंगी मेट्रोपोलिस पे। करंटली 1360 के आसपास चल रहा है, तो बाय कीजिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 1340 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1410। ओके, चलिए तो ये बात हो गई इस समय मेट्रोपोलिस की।
अब चलते हैं गाबा सर के पास। गाबा सर, आपकी फ्रेश ट्रेड। जी हाँ, स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त आई थिंक वो है गोदरेज कंज्यूमर्स। गोदरेज कंज्यूमर पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा लग रहा है मुझे गोदरेज कंज्यूमर, और लगता है कि जो चार्ट है 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया जहां से ब्रेकआउट मिला है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1050 के नजर आते हैं, उसे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन यस पॉसिबल 1050। और दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है एशियन पेंट, जो हमने इस पर जिक्र भी किया था। यहाँ पर डिप नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ जरूर नजर आती है। मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 3500 का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 3200 पॉसिबल है। ट्रेड करा है 3159 के आसपास। स्टॉप होगा आज का लो एशियन पेंट्स पे, और वो है करीब 3121 पे एशियन पेंट्स। आज अनुज प्रकाश गाबा सर जो है ना वो एफएमसीजी बास्केट से बाहर निकलने के मूड में नहीं है। कोलगेट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, सब में अगर आप देखें वही फोकस करते हुए आज है। मीनवाइल निफ्टी मोर क्लोजर टू 18,400, 18,400 की दहलीज के बिल्कुल बिल्कुल नजदीक पहुंचता हुआ। राजेश जी, आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स। वीरेंद्र जी देखिए, सुबह एक एक्सिस बैंक दिया था, वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन कुछ नया जोड़ना है तो क्या जोड़ूं। मैं वही देख रहा था कि कहाँ मोमेंटम शुरू हो रहा है, तो मोमेंटम देखे मेरे हिसाब से एक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग अच्छा बन रहा है, क्योंकि आर्ली चार्ट पे और 15 मिनट चार्ट पे यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सो इट्स अ बाय इन बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी। 178 का स्टॉप लॉस होगा, और मेरा जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 186 पहला टारगेट। अगर वो निकल जाए तो फिर 190 प्लस। सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। दोनों स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, लोअर लेवल से रिकवरी है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो इसका टारगेट बनेगा करीबन 820 का। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 795 का। ओके, चलिए, तो ये हो गए कुछ कॉल्स आपके लिए। अच्छा, डीएलएफ की बात हुई थी, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इस पर भी ध्यान रखिए। यहाँ पर एक इस समय शानदार मूव आपको दिखाई देगा। उसके अलावा एक और स्टॉक लेकर आइए, बंधन बैंक, वहाँ पर भी एक मूव। और HDFC AMC, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक, लेकिन बार बार नज़र जा रही है लुपिन पर। एक बार ज़रा फिर रिविजिट करते हैं लुपिन को। यहाँ आज सुबह एक अच्छा अपग्रेड था मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली के फार्मा एनालिस्ट जो हैं वो काफ़ी वेल रिनाउंड है, उनका एक अपग्रेड था। अमित जी, एक बार ज़रा लुपिन का चार्ट देखिए। ये हमने लगातार स्पॉट किया है पिछले हफ्ते से, और एक नंबर्स जिस दिन आए थे उस दिन से मैंने एक बात कही थी कि ये अब यहाँ से एक बड़ा मूव दिखाने का दम रखता है। लेकिन अब 7 दिनों में 11% का मूव आ चुका है। यहाँ से आगे क्या क्या भी होगा? जी डेफिनेटली अनुज जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है लुपिन का। इमीडिएट बाई की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि स्टॉक में एक रनअप अब आ गया 7 से 8% का। किसी की अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली वो ट्रेल करें। स्टॉप लॉस 774 का रहेगा, और टारगेट्स लगभग 800 के रहेंगे। थोड़े से 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से स्ट्रेच हो गया। अगर हल्का सा कहीं हमें पुल बैक आता तो जिन्होंने फ्रेश एंट्री बनानी है, अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी 775 780 के लेवल्स में मिले तो थोड़े से पुल बैक में ले तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव होगा। ओवरऑल काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बट बाय ऑन डिप्स की वेट करें। बाय ऑन डिप्स की वेट कर रहे हैं इस समय। चलिए, निफ्टी 18,400 के बेहद करीब। अब एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स की बात करते हैं। चौथी तिमाही में पॉलीकैब के नतीजे अनुमान से अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 32% बढ़ा है, साथ ही मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। केबल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलीकैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO गंधर्व तोंगिया और मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्र जयसिंघानी, दोनों एक्चुअली जुड़ गए हैं इस शो में। आप दोनों का स्वागत। गुड मॉर्निंग, CNBC आवाज़ से जुड़ने के लिए। जयसिंघानी जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। आप एक अच्छी स्पेस में हैं, रियल एस्टेट सेगमेंट में एक शानदार हमने ग्रोथ देखी है, और आपके नंबर्स में क्लियरली रिफ्लेक्ट भी हो रही है, और आपकी एक पोजीशन भी काफ़ी अच्छी रही है मार्केट लीडरशिप की। यहाँ से क्या इन नंबर्स को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं? क्या आपको लग रहा है विजिबिलिटी है आपके पास? हाँ, हमारे पास क्लियर विजिबिलिटी है, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन भी जोर में है, गवर्नमेंट की बहुत डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोर बूम में चल रहा है, तो डिमांड तो काफी तरह से है, और हमारे पास कैपेसिटी भी है प्रोडक्शन की, तो हम लोग विल रीच दैट। ओके, चलिए, तो क्लियर विजिबिलिटी है, तो ये तो होगी लॉन्ग टर्म की बात। गंधर्व जी, एक मार्जिन पर एक आपसे एक आउटलुक ले लेते हैं, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन जो थे इसके इस बार स्ट्रीट हैरान थी कि आपने एक्सपैंड कैसे कर लिए। 25% पर आपके मार्जिन आए 22% के मुकाबले। ये क्या सस्टेनेबल है, और इसका रीज़न क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं मार्जिन पर बात करूं उससे पहले आपको 2-3 बड़ी हाईलाइट बता देता हूं। हमारा ये साल और चौथी तिमाही
हाईएस्ट एवर टॉप लाइन और हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन रही है। हम लोग अभी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। जहाँ तक आपकी ग्रॉस मार्जिन की बात है, लास्ट ईयर थोड़ा हमें इम्पैक्ट था ग्रॉस मार्जिन में, पर ये जो FY23 था, धीरे धीरे क्वार्टर बाय क्वार्टर हम लोगों ने ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव किया। उसकी वजह से अगर आप देखें, हमारा एबिटा मार्जिन पूरे साल का लगभग 13.1% के आसपास है, और दैट हैज आल्सो रिजल्टेड इन बेटर कैश पोजीशन। हमारा एग्जिट कैश नंबर अराउंड 1900 करोड़ के आसपास है। वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव हुई है। टॉप लाइन में हमें एक्सपोर्ट से भी फायदा हुआ है, डोमेस्टिक बिजनेस में भी फायदा हुआ है। अच्छा गंधर्व जी, एग्जैक्टली मैं आता हूं, जो इस क्वार्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात रही केबल्स एंड वायर सेगमेंट, जो कि बहुत स्ट्रांग रहा। इसी पे थोड़ा सा बात करते हैं कुछ देर तक। एग्जैक्टली टोटल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा? ये सेगमेंट काफी स्ट्रांग रहा। अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए यहाँ पे कितनी ग्रोथ प्रोजेक्शंस आप लगा रहे हैं? क्या की ड्राइविंग फोर्स यही रहेगा? उसके बाद मैं इसी सेगमेंट के एक्सपोर्ट से बात करूंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट राइट नाउ एग्जैक्टली टोटल कंट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू और यहाँ की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी 2 क्वार्टर्स के लिए। केबल एंड वायर बिजनेस हमारा ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। इसने लगभग 90% हमारे टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट किया है। बचे हुए 2 बिजनेसेस हैं FMEG, जहाँ पे फैन, लाइट स्विचेस, स्विच गियर पे हम लोग काम करते हैं। एक बहुत थोड़ा हमारा छोटा बिजनेस है EPC का, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत EPC का काम कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी टॉप लाइन की महत्वाकांक्षा की बात है, हमने 2021 में ये निश्चित किया था कि 2026 तक हम 20,000 करोड़ की टॉप लाइन में पहुंचेंगे। 2021 में हमारा टॉप लाइन 9,000 करोड़ रुपए था, तो 9,000 से 20,000 की जर्नी पे हम चल रहे हैं। जो साल 22 था वो बहुत अच्छा था, जो वित्तीय वर्ष 23 है वो भी अच्छा था। हमें लगता है कि हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे और FY26 तक 20,000 करोड़ की टॉप लाइन अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ओके अच्छा इधर जी, अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को अभी रेस्ट्रिक्ट करूँ सिर्फ केबल्स एंड वायर सेगमेंट तक ही, यहाँ पे विद इन दिस सेगमेंट जो आपका एक्सपोर्ट्स था उसमें सब्सटेंशियल अगर आप देखें इंप्रूवमेंट है। एक्सपोर्ट मार्केट्स केबल्स एंड वायर्स के लिए आपको कैसा दिख रहा है अगले 1 साल के लिए? वहां पे स्थिति क्या है? एक्सपोर्ट्स मार्केट के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि हम लोग कॉस्ट एफिशिएंट हैं, हमारी अवेलेबिलिटी हो, हमारे पास सारी क्वालिटी नॉर्म्स हो, और जितनी भी एक्सटर्नल अप्रूवल चाहिए होती है, जैसे US मार्केट में UL अप्रूवल होता है, वो सारी की सारी हों। अभी हमारी मैक्सिमम ज्योग्राफीज के अंदर वो सारी अप्रूवल्स हैं। हमारा काफी बड़ा बिजनेस US से आता है, जो लगभग 50% के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग काम करते हैं, और इस साल लगभग 10% एक्सपोर्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया हमारी टॉप लाइन को। हमें लगता है कि आगे के सालों में भी एक्सपोर्ट इसी तरह से कंट्रीब्यूट करता रहेगा हमारी टॉप लाइन में। सवाल आप दोनों में से जो भी आंसर करना चाहे, ओपन सवाल है ये। जो अब पॉलीकैब है, एक पैन इंडिया कंपनी, आई एम अज्यूमिंग, कहाँ पर आप ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं, मेट्रोज में या हिंटरलैंड में? मतलब Tier 2 Tier 3 सिटीज़ क्या ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपके रेवेन्यू में? क्या वहाँ पर आपको अच्छे साइन दिख रहे हैं? Tier 2 Tier 3 सिटीज में डिमांड काफी जबरदस्त है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हो रही है। इन्फ्रा का भी हर सिटी में बहुत जोरों शोरों से काम चालू है। तो हमारे हिसाब से अभी जो इवन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ये साल में, तो हर जगह काम की डिमांड तो अच्छी है। मतलब आज की तारीख में जितने भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के हैं वो तो फुल फ्लेज चल रहे हैं, पर 2 टायर 3 टायर में प्राइवेट का भी काम कंस्ट्रक्शन में बहुत जोर चल रहा है। एंड जो इंडस्ट्री भी है उनके लिए राइट टाइम है ये टाइम पे कैपेक्स लगाना, तो हर एक जना एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, तो डिमांड तो लगता है कंटिन्यू रहेगी। ओके गंधर्व जी, मेरा एग्जैक्टली अगला सवाल यही था कि फिर आप इस समय कितनी कैपेसिटी पर हैं, और क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन के आपके प्लान्स हैं, और कितना उसमें खर्चा होगा? अगर उस पर एक जानकारी दे सकें तो। हमारे में मतलब कैपेक्स जो हमारा अभी जो करंट कैपेसिटी है, समवेयर वी आर मतलब यूटिलाइजिंग 90%, 92%, एंड सम मशीन वी आर यूजिंग, सम फैक्ट्री वी आर यूजिंग एट 65 to 70%। हम एक्सपांड काफी कर रहे हैं। इस साल में भी हम कम से कम 600-700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कंटिन्यू ये ग्रोथ करते रहेंगे कैपेक्स में, क्योंकि आगे हमें लगता है डिमांड आगे आएगी, उसके लिए रेडी होना बहुत जरूरी है। अच्छा गंधर्व तोंगिया जी, अब अगला सवाल आपके लिए है फिर। तो इस समय आपकी कैश पोजीशन, डेट पोजीशन कैसी है, कंफर्टेबल है क्या, और आगे के कुछ इनऑर्गेनिक प्लान्स भी हैं क्या आपके पास, कंसिडरिंग इतनी ग्रोथ है? इस समय कंपनी की बैलेंस शीट में नेट कैश लगभग 1900 करोड़ के आसपास है। हमारी ये बोर्ड ने कल
जो फ्राइडे को बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें 20 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड निश्चित किया है, जो अभी एजीएम में अप्रूव किया जाएगा शेयर होल्डर से। हमें लगता है कि हमें कैश यूटिलाइज करने के 2-3 तरीके हैं। एक जो अभी इंदर भाई ने बताया कि करीब 600 से 700 करोड़ का हम लोग कैपेक्स करेंगे, वो कैपेक्स यूज करेंगे केबल एंड वायर में। एक ईएचवी प्लांट हम लोग लगवा रहे हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्लांट। थोड़ा बहुत हमें एक्सपोर्ट्स के लिए एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट करनी होगी, थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, थोड़ा मेंटेनेंस कैपेक्स है, और बचा हुआ हम एफएमजी प्लांट के लिए लगाएंगे। दूसरा हिस्सा है जो डिविडेंड के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, और तीसरा हिस्सा है जो हम लोग थोड़ा वॉर चेस्ट की तरह रखेंगे, और जहां जहां मौका मिलेगा वहां पे M&A को एक्सप्लोर करेंगे। ओके अच्छा, एक सेगमेंट जैसे वायर्स एंड केबल्स ने एक बहुत स्ट्रांग मूव दिया, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक गुड सेगमेंट के अंदर जी थोड़ा सा अगर आप देखें कमजोर रहा, जो कि आपने पिछले इंटरेक्शन में जिसका उल्लेख किया भी था। बट अभी स्थिति क्या है, और मैं नेक्स्ट फिस्कल के मतलब ये जो शुरुआती 2 क्वार्टर्स हैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी, टॉप लाइन में क्या स्थिति देख रहे हैं आप यहाँ पे? एफएमईजी में हमने गए साल में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे। हमने हमारा जीटीएम गो टू मार्केट स्ट्रेटजी रिविजिट किया था, नए डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट किया था। हमें लगता है कि करंट ईयर में हर क्वार्टर के बाद में हमें इसका अच्छा इम्पैक्ट बिजनेस में दिखना चाहिए, टॉप लाइन में भी बॉटम लाइन में। पहला हाफ हो सकता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो एफएमईजी में, पर सेकेंड हाफ काफी अच्छा होना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छे नंबर्स आए आपके, और आपकी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पिछले 2-3 साल में ज़बरदस्त तरीके से रिवॉर्ड किया है, और उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब समय हो गया है बिग मार्केट वॉइसेस से बाजार के बिग पिक्चर समझने का, और हमारे साथ आज हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। अपॉलॉजीज, थोड़ा लेट आ रहे हैं आपके पास, एक मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, लेकिन पहले इसी पे बात कर लेते हैं। आप स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट शायद ना करें, लेकिन ये जो पॉलीकैब और बाकी इस तरीके की जो रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनियां हैं, इनके नंबर्स शानदार रहे हैं, और ये क्लियरली एक बता रहा है कि इकॉनमी में एक मोमेंटम तो है। क्या यहाँ पर अभी भी पोर्टफोलियो में पोजीशंस बनाने की जगह होगी? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, आपको सुन रही है मेरी बात सुनील जी? हाँ हाँ जी। नहीं, आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि क्या है ना, देखिए जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक हुई है, ईएमआई बढ़ गई हैं, इसके कारण एक कंसर्न था कि शायद हाउसिंग का डिमांड, रियल एस्टेट का डिमांड घटेगा, बट एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखें, बहुत हाई प्लस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स सोल्ड आउट हो रहे हैं घंटों में। उसके अलावा कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा अपमूव दिख रहा है। तो इससे हम मान सकते हैं कि क्या है ना, कि वर्ल्ड के मेजर्स भी जब इंडिया को शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस को बुक कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट डिमांड में कोई कमी नहीं दिख रही है। और इस चीज के कारण रियल एस्टेट से संबंधित, जैसे आपने कहा एक कंपनी के नाम, उनके डिमांड में भी बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑर्डर बुक्स भी बेहतर दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का भी फोकस इस लास्ट ईयर में इलेक्शन के पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे होगा, तो कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट नेचुरली अमंग द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स है। और अगले साल के वे भी वोट ऑन अकाउंट में ज्यादा वो अपना अनाउंसमेंट्स नहीं कर पाएंगे, मगर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो भी शॉप्स है वो परसीव नहीं होते हैं कि डायरेक्टली एक वोट बाइंग की तरह। तो एक कंटिन्यूड सपोर्ट रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उस हिसाब से आधार हाउसिंग और ये सब। तो मेरे ख्याल में अभी भी रियल एस्टेट में दम है, और वो हमारे पोर्टफोलियो में भी ओवरवेट कंडीशन में है, ये याद रखने की जरूरत है। और सिक्लिकलिटी देखिए, पिछले महीने आपने देखा कि बॉम्बे में रजिस्ट्रेशंस लाइफ टाइम हाई में थी। बिना ये बात थी कि उन्होंने 2% का स्टैंप ड्यूटी कुछ महीने पहले किया था, उससे भी बेहतर रजिस्ट्रेशन आए हैं। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक पॉकेट्स में रियल एस्टेट का बहुत बढ़िया एक मूव अभी भी जारी है। और शायद ये और एक फैक्टर कह रहा है कि पोस्ट कोविड की जो जीडीपी पर कैपिटा में जो बढ़त हुई है, वो ज्यादातर सेविंग्स में जो अलोकेट हो रही है, तो म्यूचुअल फंड को एक हिस्सा आया ही, मगर मेरे ख्याल में लोग इन्वेस्टमेंट थ्रू रियल एस्टेट यानी थ्रू होम लोन्स एंड प्रॉपर्टी लोन्स भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल एक मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, एंड उनके संबंधित जो सप्लायर्स है, तो सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, वायर्स, केबल्स, ये सब के लिए मैं समझता हूँ कि ऑर्डर बुक्स आने वाले दिन में अच्छे होंगे।
ओके सुनील सर, अच्छा, बैंक निफ्टी क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, महज 150 अंकों का फासला रह गया है, और सेम इज द केस विद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी मार्केट हिट करता है। सुनील सर, ये पॉज के बाद, इस बार के पॉज के बाद सबसे सुपर स्विंग देने वाली, स्ट्रॉन्ग स्विंग देने वाली एनबीएफसीज रही हैं। आपको क्या लगता है, मैं अगले 3 महीने 4 महीने अभी डोमिनेट करेगा एनबीएफसी? मैं सोचता हूँ ये एनबीएफसी और कुछ गिने चुने बैंक्स भी, और इसका ये कारण है कि एक ये सेक्टर जो है नॉट एक्सटर्नल ओरिएंटेड है। अब एक वर्ल्ड की स्लोडाउन की स्थिति में क्या हो रहा है ना कि ग्लोबल मेटल्स, जैसे ग्लोबल सिक्लिकल्स कहते हैं, आईटी, फार्मा, ये सब थोड़े दबाव में रहेंगे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दबाव में रहेगा, और बैंक्स प्योरली डोमेस्टिक प्ले, ये नंबर 1 ये याद रखना। सेकंड, मार्केट की जो ये रीसेंट बढ़त हुई है, आप देख रहे हैं कि करीबन 20-30 हजार करोड़ एफआईएस की वापसी हम इस महीने देख रहे हैं। अब एफआईएस आते हैं तो ज्यादातर लार्ज मिड कैप स्पेस में निवेश करते हैं, और उधर फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स का इंडेक्स में ही करीबन 35% का वेट है, और वो क्या है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स आउटसाइड इंडिया जो एलोकेट कर रहे हैं, वो इंडेक्स के अंदर भी इन सेक्टर्स को ओवरवेट कर रहे हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। तो मैं कहूंगा कि एक अनड्यू एलोकेशन हो रहा है ओवरवेट स्टेटस के कारण बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो भी एक लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में आपको बीएफएसआई स्पेस में जो भी है उसको ज्यादा बाइंग हो रही है, इसलिए उनकी वैल्यूएशंस और बाउंस बैक भी अच्छी तरह हो रहा है। और रिजल्ट सीजन में भी आप देखें, बैंक्स पिछले क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी नंबर्स, निम्स उनके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और एनबीएफसीज के लिए भी फाइनेंसिंग अब आसान हो गया है क्योंकि बैंक्स आर मोर देन विलिंग टू लेंड टू एनबीएफसीज। सो उनके लिए भी एक फाइनेंसिंग का कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, और ग्राउंड लेवल में वो भी अपना बिजनेस मॉडल खाली रिटेल से अब आके क्या हो रहा है कि दे आर शिफ्टिंग इनटू हाउसिंग, दे आर शिफ्टिंग इनटू थोड़ा कॉर्पोरेट एसएमई लेंडिंग। सो एनबीएफसीज के लिए मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशन अच्छा है क्योंकि बैंक्स फुल सेगमेंट को केटर नहीं कर सकती है। सिमिलरली फाइनेंशियल सर्विस की बात करो, नॉन लेंडिंग में भी वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस में भी थोड़ा करेक्शन जो हुआ है उसके बाद बाउंस होने के लिए, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा की ग्रोथ की बात है तो नेचुरली सेविंग्स का भी एलोकेशन आपको एक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स में दिखते हुए दिख रहा है। तो मेरे लिए ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस स्ट्रॉन्ग बाई की स्टेटस में ही है। ओके, अच्छा सुनील जी, आईटी में अब बाय करने का समय आ गया है क्या, अगर पेन रहे भी अगर अगले 3-6 महीने? तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में कहूंगा ओवरऑल बाई का सिचुएशन अभी आया नहीं है, बट मानते हैं कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स में करेक्शंस ज्यादा हुए हैं, और क्या है कि माहौल आईटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो पोस्ट कोविड फेज में एक बहुत बड़ा बूम सामने दिख रहा था उसके कारण आईटी के वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए थे। अब जो करेक्शन हुआ है वो एक नॉर्मलाइजेशन करेक्शन है, कि अभी भी पेन बाकी है जरूर, मगर क्या है कि डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट लेवल ऑफ करेक्शंस हुआ है। सेकंड, एक रिसेशन स्लोडाउन के माहौल में बाइंग कंपनीज जो अमेरिका में होती है या यूरोप में होती है वो भी अपना कॉस्ट रिडक्शन के लिए शॉपिंग करती है अमंग वेरियस आईटी कंपनीज। तो यहाँ पे भी आप कुछ आईटी कंपनीज जिसका कॉस्ट स्ट्रक्चर लो हो, जो क्विक ऑन द अपटेक है, उनका मार्केट शेयर अब बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि पोजीशनिंग शायद थोड़ा मैं नेगेटिव या आउटलुक में अंडरवेट रखूं, फिर भी गिने चुने स्टॉक्स में मेरी बाइंग की कोशिश होगी, बाय ऑन डिप्स की कोशिश होगी। तो मैं ओवरऑल समराइज करूंगा कि आईटी न्यूट्रल है, ब्लाइंड बाई नहीं है, बट गुड क्वालिटी कंपनीज को खरीदने के लिए ये अच्छा एक मौका है, बिकॉज ये स्लो डाउन परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन ये वापस आएगा, और ये एफआईएस की दिलपसंद सेक्टर है क्योंकि वो बाइंग कंपनीज को अच्छी तरह जानती है, तो क्लोजली वो फॉलो करेंगे, और एक जो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस का वैल्यूएशन एक लेवल पे आता है तो जरूर स्ट्रॉन्ग बाइंग गिने चुने स्टॉक्स में देखेंगे। तो एक वेटेज में न्यूट्रल कहूंगा, मगर स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग भी हो सकता है। जी हाँ, चलिए सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली इस अर्निंग सीजन के अगर आप देखें अंतिम पड़ाव में आपने कमेंट्स रखे, आपने बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब आपकी स्क्रीन पे इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, इट्स 18378 और बहुत नज़दीक 44,000 के, बहुत जादुई आंकड़े के। और अनुज, हम बात कर रहे थे ना रोज एनबीएफसीज की, B2 की, LIC हाउसिंग फाइनेंस की, PFCREC की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पर। ये देख लीजिए क्या गजब का मूव रहा है इस बार। बिल्कुल वीरू, फिन सर्विसेज इंडेक्स तो एक्चुअली आज सुबह भी बात हुई थी हमारी कि वो काफ़ी क्लोज था ऑल टाइम हाई के, और एक्चुअली सिर्फ एक SBI थोड़ा सा दूर है, और इसके लिए ये एक बैंक निफ्टी में वो जो फासला रह गया है ऑल टाइम हाई का,
वरना प्रैक्टिकली तो बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई पर है, मतलब रह कितना गया, 200 पॉइंट से कम रह गए हैं अब। एक बार जरा वो प्लेट लेकर आ जाइए बैंक निफ्टी की, ऑल टाइम हाई से कितना दूर हैं अब हम, ये देखिए वो जो रॉकेट की तरह चल रहा है, 215 214 पॉइंट दूर हैं। ये हो जाएगा बीरू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात हमने अप्रैल में भी कही थी कि बैंक निफ्टी में अब बड़ी रैली के लिए अप्रोच करिए, सिर्फ 200-300 पॉइंट के लिए नहीं। और मई में ऑल टाइम हाई और इवन 45,000 तक के डोर्स ओपन होंगे बैंक निफ्टी के लिए। ये एक स्टेटेड पोजीशन रही थी, एक शानदार मूव यहाँ पर हो रहा है। चलिए अगर हमारे साथ अमित जी और स्वाति जी अभी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं। पीएसयू बैंक को एक बार जरा पीएसयू बैंक निफ्टी लेकर आइए और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ये लेकर आइए। देखिए पीएसयू बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते थोड़ा परेशान किया था, इनफैक्ट ओनली सेक्टोरल इंडेक्स जो रेड में था, आज सुबह शुरुआत खराब हुई, लेकिन अब पीएसयू बैंक ब्रेकआउट कर रहे हैं। अमित जी एक बार जरा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखिए, बताइए यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट किया जाए। जी अनुज जी, काफी ये भी बेहतरीन चार्ट है, बिकॉज द फैक्ट इज 177 एक इसका सपोर्ट है। स्टॉक ने अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लिया और आज ऑलमोस्ट अपने 10 डेमा को कट कर रहा है। तो एक पुल बैक के बाद स्टॉक इज ट्राइंग टू गो अप वंस अगेन। तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे अवेलेबल है। 182 का प्राइस है, 186 187 नियर टर्म टारगेट्स हो सकते हैं और स्टॉप लॉस 179 का रखेंगे। इस बीच कुछ मेटल स्टॉक्स आज के अच्छा मूव देते हुए, लुक एट जेएसडब्ल्यू स्टील। और लास्ट वीक एक ब्रेकडाउन की परिस्थिति थी यहाँ पर, बट याद रखिएगा जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो ये पुलबैक जनरेट किया है, दैट एग्जैक्टली फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, बिल्कुल 200 दिन के एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर है। हालांकि मैं भी थोड़ा सा पॉज लूंगा यहाँ पे और एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर लेता हूँ। लुक एट ऑरो फार्मा, ल्यूपिन का बहुत एक अच्छा डिस्कशन हमने किया था। ऑरो फार्मा रेस्ट लेता हुआ एट 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज बिलो 10 डेमा। स्वाति, ऑरो, ल्यूपिन और इस स्पेस में आपका व्यू क्या है, क्या चीज करना चाहेंगे आप? और अच्छा ल्यूपिन को देखिए आप एक बार। ओके ल्यूपिन तो मैंने अभी देखा ही नहीं अभी। 790, दैट मीन्स 19 अप्रैल 2022 नहीं, 19 अप्रैल नहीं, दैट मीन्स फरवरी 2022 के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ल्यूपिन आके ट्रेड करता हुआ। स्वाति आपका टेक, एनी फार्मा स्टॉक राइट नाउ? यस, फार्मा स्टॉक में डेफिनेटली ल्यूपिन ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट 6 to 7 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा दिखेंगे हम और बिग हाई के रेट पे चल रहा है, जिस हिसाब से उसने एक बाउंस बैक रैली दिखाई थी 200 डे मूविंग एवरेज टच करने के बाद, काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है ये अभी 790 795 काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है वहां तक ये रैली हो सकता है, देन वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे पोजीशंस बाय नहीं इनिशिएट करने, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर कोई भी डीप आता है 750 के रेंज में तो डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे ही 795 800 के लेवल्स ब्रेक हो जाएगा तो न्यू डोर ओपन हो जाते हैं 820 830 के रेंज में। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा 775 का और इमीडिएट टारगेट ऑफ 800 and 840 levels on the high side। और फार्मा की अगर बात करें, डेफिनेटली फार्मा में भी काफी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा है। ये और फार्मा में 20 DMA के आसपास है, हाई टॉप्स अपवर्ड रेसिंग चैनल में चल रहे हैं, तो पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो तो करंट लेवल पे भी बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। 66 ये 20 DMA का रिस्पेक्ट कर रहे हो तो 600 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। करंटली 609 के आसपास चल रहा है तो 600 के एक स्टॉप लॉस से बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट विल बी 645 लेवल्स कैन बी सीन। ओके चलिए फिर हामिद जी, स्वाति जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारी ट्रेड्स देने के लिए। चलिए अब वीरो और मुझे इजाज़त दीजिए और नीरज